में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिगसॉ के ट्रैप में काफी दर्दनाक तरीके से फंसा हुआ था। दरअसल ये आदमी एक किलर था जिसे 5 सालों के लिए सजा दी गई थी। अब जाहिर सी बात है कि इसकी जस्टिस तो नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर जिगसॉ अपना जस्टिस करना चाहता था। उसे एक टेबल पर काफी मजबूती से बांधा गया था और उसके ऊपर एक काफी बड़ा ब्लेड सेटअप किया गया था। वो ब्लेड बड़ी ही आराम से नीचे की तरफ आएगा, उसे टुकड़ों में काट काट कर विभाजित करता जाएगा। और यहाँ पर रूल्स ये था कि अगर ये आदमी अपने आप को इस ट्रैप से बचाना चाहता है तो उसे अपने ही दोनों हाथों को क्रश करना होगा, और जब वो अपने दोनों हाथों को क्रश कर भी लेगा तब वो शायद इस ट्रैप से आजाद हो सकता है, जिसमें 30% चांसेस हैं। और इवन ऐसा करने के लिए भी उसके पास अब सिर्फ 60 सेकंड ही बचे हुए हैं। यह बताने के बाद जिगसॉ टाइम को स्टार्ट कर देता है और वो ब्लेड धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। वो काफी डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने दोनों हाथों को जिगसॉ को दे देता है, यानी वो अपने दोनों हाथों को सेक्रीफाइस कर देता है। पता चलता है कि उसके बावजूद भी वो ब्लेड नहीं रुक रही थी और उसे काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो ब्लेड उसे काटकर 2 टुकड़ों में बांट देती है और काफी दर्दनाक तरीके से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी समय हम देख पाते हैं कि कोई वहां पर छुपकर यह सब कुछ देखे जा रहा था। अब क्योंकि ये ट्रैप जिगसॉ के अकॉर्डिंग नहीं काम किया, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये काम जिगसॉ का तो हरगिज नहीं था, बल्कि इस कांड के पीछे किसी और का ही हाथ था। यहाँ से यह कहानी थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ लेती है, जहाँ इस कहानी के चौथे पार्ट के लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव पीटर उस नर्स के हस्बैंड को मार डालता है और होफमैन उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। तब पीटर काफी परेशान हो जाता है कि वो अब कहाँ पर फंस चुका है और उसे एक सीक्रेट डोर नजर आती है, और जब वो उस डोर को ओपन करता है तब उसे उसके पीछे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, और जब वो उसे प्ले करके सुनता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ ही बोल रहा था। जिगसॉ उसे वार्निंग देते हुए आगे जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी वार्निंग को इग्नोर करके उसी सीक्रेट रास्ते से आगे बढ़ता है। आगे उसे एक पिग मास्क पहना हुआ पर्सन मिलता है जो कि उसे बेहोश कर देता है, और उसकी आंख एक गिलास बॉक्स में खुलती है और वो देख पाता है कि एक ट्रैप में अब फंस चुका है। उस ग्लास में पानी भरने शुरू हो जाता है कि तभी देखते ही देखते वो पानी से वो बॉक्स भर जाता है। यहाँ पर पीटर को कंफर्म हो जाता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है। ये उसके लिए जिगसॉ के तरफ से एक पनिशमेंट था, क्योंकि उसने जिगसॉ की वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। पीटर समझ चुका था कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला, और तभी वो एक पेन से अपने ही गले में मारता है, जिसे वो सुकून का सांस लेने लगता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और होफमैन उस नर्स की बेटी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उस बच्ची को जिगसॉ ने कहीं पर छुपा दिया था और सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद जिगसॉ ने उसे मार डाला, लेकिन जिगसॉ बच्चों और मासूम लोगों को नहीं मारता। यहाँ पर हम देखते हैं कि होफमैन दिखावा कर रहा था कि वो जिगसॉ की ट्रैप से वो खुद के साथ साथ एक बच्ची को भी बचा लिया है। वो बताता है कि उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन उसकी ऐसी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है जब वो देखता है कि पुलिस वाले ने पीटर को काफी सेफली तरीके से बचा लिए हैं। पीटर को जिंदा देखकर होफमैन हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद जिगसॉ के चैप्टर को क्लोज कर दिया गया और होफमैन को प्रमोट भी कर दिया गया। लॉयर जिगसॉ की वाइफ को उसकी आखिरी निशानी देता है। पता चलता है कि वो तो एक बॉक्स था। उस बॉक्स में आखिर क्या था ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उसमें जो भी था वो काफी इंपॉर्टेंट था। बॉक्स के अंदर देखते ही जिगसॉ की वाइफ चौंक जाती है। होफमैन को अपने ऑफिस में एक इन्वेल्प मिलता है, जिसे ओपन करने पर वो देखता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैसेज को पढ़ने के बाद होफमैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। होफमैन सीधा उसी रूम में जाता है जहाँ पर सारे के सारे प्रूफ को स्टोर करके रखा गया था, जहाँ से वो पीटर की मोबाइल को चुरा लेता है। फिर यहाँ से सीधा होफमैन हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक फीमेल डिटेक्टिव मर गई है, क्योंकि पिछले पार्ट में पपेट का फेस जोर से ब्लास्ट हुआ था और उसका टुकड़ा उस डिटेक्टिव के फेस पर ही लगा था, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और अब मर चुकी है। यहाँ पर पीटर गुस्सा होते हुए होफमैन को बताता है कि उसने मरने से पहले होफमैन का ही नाम लिया था, और वो उससे इस बात का आंसर मांगता है, क्योंकि पीटर को होफमैन पर पूरी तरह से शक था कि आखिर कोई कैसे जिगसॉ के ट्रैप से जिंदा बचकर वापस आ सकता है बिना कोई खरोंच के, क्योंकि ऐसा
ऐसा हो पाना बिल्कुल ना के बराबर था। होफमैन उसे उसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। होफमैन के वहाँ से जाते ही पीटर का सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आता है। वो सीनियर ऑफिसर पीटर को इस केस से हटा देता है क्योंकि वो उसे मेडिकल लीव दे देता है और वो पीटर को यह भी बताता है कि पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है, लेकिन FBI में अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होफमैन को देखते हैं जो वो एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर उसने एक गेम को सेटअप किया हुआ था। अब क्योंकि उसने जिगसॉ की जगह ले लिया था, इसीलिए वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। उस गेम मॉडल को दिखाते हुए गेम को शुरू कर दिया जाता है जिसमें 5 लोग थे। उन 5 लोगों के गले को चैंड किया गया था जो कि केबल से कनेक्टेड थे। उनकी गले में लगी हुई लॉकर की चाबी उनके समय वाले शीशे में पड़ी हुई थी, लेकिन जो भी उसकी को लेने के लिए आगे बढ़ेगा तब उन सभी का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और खुद के आजाद करने के लिए उनके पास सिर्फ 16 सेकंड ही है। और अगर दिए गए टाइम के हिसाब से उन्होंने अपने लॉक को खोल भी नहीं पाए और ऊपर से गले में लगा हुआ वायर्स पूल हो जाएंगी और पीछे लगी ब्लेड में फंसकर उनकी गर्दन कट जाएगी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि वे 1 से ज्यादा टेस्ट को सरवाइव करने वाले हैं कि तभी उन्हें कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं जो कि उन्हें उसे फॉलो करना था और वो 5 लोग एक हो जाएंगे और उन्हें एडवाइस किया जाता है कि उन्हें अपने सेफ रिजर्वेशन के अगेंस्ट काम करना है, तभी वो अपने आप को बचा पाएंगे। पता चलता है कि ये सभी के सभी एक दूसरे कनेक्टेड हैं। उससे बचने के लिए वो वहाँ पर बैठकर भी खुद को बचा सकते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम बॉम्ब को सेटअप किया गया था, यानी हर तरफ से मौत ही मौत नजर आ रही थी और अगर उस टाइम पूरा होने से पहले नहीं गए तो वो सब के सभी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। जिगसॉ की बात को सुनने के बाद उनमें से एक लड़का काफी घबरा जाता है और बॉक्स में रखे गए की तरफ भागता है, जिसकी वजह से उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर उन्हें अपनी पावर को इस्तेमाल करना था। हम देख पाते हैं कि उन सभी में से एक आदमी जो सबसे ताकतवर था, जो सबसे पहले अपनी चाबी को निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद 3 सर्वाइवर एक एक करके अपनी अपनी चाबी को निकाल लेते हैं और टाइम पूरा होने से पहले ही आजाद हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के की जल्दबाजी की वजह से उसके साथ वाली लड़की खुद को आजाद नहीं कर पाती और वो वहीं पर मारी जाती है। सामने वाला रूम का डोर खुलता है और बचे हुए सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक लड़की चालाकी से वो सारी चाबियों को उठा लेती है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो लिव पर था, लेकिन फिर भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि वो होफमैन की रियलिटी को दुनिया के सामने लाना चाहता था। फाइल को चेक करने पर उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलते हैं। उसमें वो देखते हैं कि उसमें तो जिगसॉ की विक्टिम की एक काफी लंबी लिस्ट थी। उस फाइल में पीटर देखता है कि जिगसॉ का तीसरे विक्टिम वही आदमी है जिसे हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था। इस फाइल को देखने के बाद पीटर अच्छे से समझ जाता है कि होफमैन काफी सालों से जिगसॉ के साथ था। ये सभी फाइल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी, इसीलिए वो जिगसॉ के सभी फाइल्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो जिगसॉ के तीसरे विक्टिम यानी उसी आदमी के बारे में सर्च करता है जिसे पहले मारा गया था। पता चलता है कि उस आदमी ने एक लड़की को मारा था और वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि होफमैन की सिस्टर ही थी। यहाँ पर सारी की सारी बात खुलकर सामने आ चुकी थी कि उस आदमी को कोई और ने नहीं बल्कि होफमैन ने ही मारा था, इसीलिए तो उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। यहाँ पर सारे के सारे बातें पीटर को विस्तार से समझ आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि होफमैन के विक्टिम्स दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। आते ही इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि उस रूम में भी टाइम बॉम्ब्स लगाए गए थे। उस बॉम्ब से बचने के लिए वहाँ पर इन्हें 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से लॉक्ड थे और उनकी चाबी ऊपर लगे बीकर में थे। लेकिन यहाँ पर मुसीबत की बात तो यह थी कि उन 4 में से 3 चैम्बर्स की चाबी यहाँ पर मौजूद थे। टाइम समाप्त होने से पहले ही उन्हें उन चाबियों को लेकर वहाँ से निकल जाना है, वरना वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएंगे। यहाँ पर वो आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे पहले वो सेल्फिश लड़के को मार डालता है क्योंकि वो जरूरी नहीं समझता था कि वो सरवाइव करे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। उसे बस लगता था कि वो दोनों लड़कियां ही थीं जो डिजर्व कर रही हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे बेकर्स तोड़ डालता है और वो दोनों लड़कियां अपने अपने हिस्से की चाबी को उठा लेती हैं। वो आदमी अपने हिस्से की को लेकर चैम्बर की तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक से एक लड़की पीछे से उस पर अटैक कर देती है और वो दूसरा लड़का उसके ही हिस्से की चाबी को लेकर उस चैम्बर में जल्दी से घुस जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। पीटर को पता चल जाता है कि उस आदमी के डेथ के बाद ही होफमैन ने जिगसॉ के हर एक केस में उसका साथ दिया था। अब जैसा कि होफमैन ने जिगसॉ के कॉपी करने की कोशिश की थी, इसीलिए जिगसॉ ने उसे भी पकड़ लिया था। लेकिन जिगसॉ ने होफमैन को एक बहुत ही
आसान ट्रैप में फंसा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जिगसॉ की कॉपी की है तो वो उसके काम से इम्प्रेस हुआ है। लेकिन जिगसॉ के हिसाब से वो चाहता था कि अगर कोई उसे कॉपी करे तो वो उसके रूल्स को भी फॉलो करे। यहाँ पर जिगसॉ हॉफमैन को काफी कुछ समझाने लगता है और उसे बहुत ही इफेक्टिव तरीके के बारे में बताता है, जो कि उसका खुद अपना ही तरीका था। अपने बाकी के विक्टिम्स की तरह जिगसॉ हॉफमैन को एक चांस देता है और वो अपॉर्चुनिटीज यह था कि वो उसके ही साथ काम करे और फाइनली वो जिगसॉ के साथ काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इस मीटिंग के बाद हॉफमैन ने हर एक केस में जिगसॉ का साथ दिया था और यही वजह थी कि जिगसॉ इतने सारे लोगों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाया करता था। जबकि हॉफमैन अभी तक जिगसॉ का साथ दे रहा था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर को इस बात का यकीन दिला रहा था कि पीटर ही जिगसॉ का साथी है, जो कि जिगसॉ के काम को आगे की तरफ लेकर जाने वाला है। उस सीनियर ऑफिसर के लिए इस बात पर विश्वास करना कोई कठिन बात तो नहीं थी, लेकिन पीटर पहले से ही सारे के सारे जिगसॉ के फाइल्स को लेकर वहां से गायब हो चुका था। इधर हम देख पाते हैं कि हॉफमैन के विक्टिम्स अपने तीसरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर भी टाइम्स बॉम्ब्स को लगाया गया था और उस रूम के ठीक बीच में एक बाथटब भी पड़ा हुआ था। आगे जाने वाली रूम के डोर पर 5 लॉकर्स को लगाए गए थे। उन्हें खोलने के लिए इन्हें 5 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑफ करना था और उन्हें बंद करने के लिए उनके वायर्स को बाथटब से कनेक्टेड करना होगा। पता चलता है कि अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बची हुई है, इसीलिए ये तीनों डिसाइड करने लगते हैं कि उनमें से एक उस बाथटब में लेटेगा और उन सारे के सारे वायर्स को उससे कनेक्ट करके उस रूम का लॉक को ओपन कर लेंगे। अब जाहिर सी बात थी कि जो भी उस बाथटब में लेटेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत तो कंफर्म था और कोई भी अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। उनमें से एक लड़की अपनी हिम्मत दिखाती है। वो फौरन एक दूसरी लड़की के गर्दन में स्टैब करती है और दोनों मिलकर उसे बाथटब में लेटा देते हैं और बाद में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स को उससे कनेक्ट कर देते हैं और टाइम से पहले ही वो उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की बाथटब में लेटी हुई थी उसकी तो जान चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर जिगसॉ की वाइफ उस सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वो कहती है कि पीटर उसका पीछा कर रहा है। अब जैसा कि हमें पता है कि वो साफ साफ झूठ बोल रही थी, लेकिन इसके पीछे की रीजन क्या थी अभी नहीं दिखाया जाता। उसकी इस बिहेवियर से उस सीनियर ऑफिसर का शक और ज्यादा बढ़ जाती है कि पीटर ही जिगसॉ का साथी है, जबकि पीटर अभी भी जिगसॉ के क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जिस गेम को अभी खेलाया जा रहा है उसके 5 विक्टिम्स के पिक्चर्स पहले ही जिगसॉ ने हॉफमैन को दे दी थी जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। पीटर का बचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसे अपने ट्रैप में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन ही था। लेकिन फिर भी पीटर किसी तरह बच गया, जबकि हॉफमैन का प्लान भी था कि जिगसॉ के गेम से सिर्फ वही जिंदा बचकर वापस आए और अपने साथ उस बच्ची को भी बचा ले जाए, ताकि वो दुनिया के नजरों में एक अच्छा इंसान साबित हो सके। हॉफमैन उस सीनियर ऑफिसर को भड़काना चाहता था कि पीटर ही जिगसॉ का साथी है और इसीलिए वो उसके साथ माइंड गेम काफी शातिर तरीके से खेल रहा था और वो अपने प्लान में कामयाब भी होता जा रहा था। वो पीटर के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर का मोबाइल तो हॉफमैन के पास था, जो कि पूरी तरह से बंद था। जिसके बाद हॉफमैन उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसने अपने सारे के सारे गेम्स को सेटअप कर रखा था और वो पीटर की मोबाइल को चालू करके वहां पर रख देता है। इधर हॉफमैन के बचे हुए दोनों विक्टिम अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे। वहां पर एक बड़ी सी डिवाइस थी जिसके अंदर एक बीकर पड़ा हुआ था। वो लोग समझ जाते हैं कि बीकर के भर जाने के बाद ही वहां से इन्हें आगे जाने का डोर ओपन होगा, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि उस बीकर को भरना किस चीज से है। उस डिवाइस के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लेड्स लगाए गए थे, यानी साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें उस बीकर को अपने खून से भरना होगा। यहाँ पर भी वो अपने पावर का इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते थे, यानी एक पर्सन अपना सारा खून निकालकर उस बीकर को भर दे और दूसरा जिंदा बचकर वहां से चला जाए। लेकिन ज्यादा गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि उस डिवाइस में 5 होल्स थे, यानी 5 लोगों की जगह थी। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों था। असल में उन्होंने यहाँ पर सभी 5 लोगों को होना था। फीमेल सर्वाइवर देखती है कि जो चाबियां अपने साथ लेकर आई हैं वो सभी के सभी एक ही जैसे सेम हैं,
यानी एक ही चाबी से उन सब के लॉकर्स को खोला जा सकता था। दूसरे स्टेज पर अगर उनके पास 3 चाबियां थीं, तो एक ही चैम्बर में 2 लोग आराम से आ सकते थे, यानी दूसरे स्टेज में 5 लोग बच सकते थे। और तीसरे लेवल में उन्होंने 5 वायर कनेक्ट कर सकते थे, यानी पांचों के पांचों एक एक वायर्स को पकड़ते तो वो सभी थोड़ा थोड़ा करंट को बर्दाश्त कर सकते थे और उसे बाथटब के साथ जोड़ देते और पांचों ही वहां से जिंदा निकल सकते थे। और इस स्टेज पर आकर वो सभी अपना अपना खून निकाल देते और बीकर भर जाता और वो पांचों वहां से निकल सकते थे। लेकिन अब सिर्फ दोनों को ही अपना खून देकर उस बीकर को भरना था, जो कि काफी मुश्किल भी था। पीटर का मोबाइल फिन को ट्रेस कर लिया जाता है और सीनियर ऑफिसर उसकी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। पीटर भी हॉफमैन का पीछा कर रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते उसी घर में चला जाता है जिस घर को हमने इस कहानी के पार्ट 2 में भी देख रखा था। जिसके बाद पीटर एक सीक्रेट डोर से नीचे की तरफ आता है। दूसरी तरफ हम हॉफमैन के विक्टिम्स को देखते हैं जो टाइम्स खत्म होने से पहले अपने खून से बीकर को भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 5 लोगों को मिलकर एक एक करके थोड़ा थोड़ा खून देना था जिससे वो जल्दी से भर सकता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब सिर्फ इन दोनों को ही मिलकर करना होगा, यानी उस बीकर को खून से भरना होगा, वो भी टाइम बीतने से पहले। टाइम पूरा होने से पहले ही वो किसी तरह उस बीकर को भर देते हैं। सीनियर ऑफिसर भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां हॉफमैन ने ये सारा का सारा गेम को कंडक्ट किया हुआ था और वहीं पर सीनियर ऑफिसर पीटर का मोबाइल फोन को देखता है और यहाँ पर शक यकीन में पूरी तरह से बदल जाती है कि पीटर ही जिगसॉ का साथी है जो यह सब कर रहा है। लेकिन वहीं पर उस सीनियर ऑफिसर को वो दोनों सर्वाइवर्स मिल जाते हैं जो कि इस गेम का हिस्सा थे और वो फाइनल स्टेज को पार करके बाहर आ जाते हैं। पीटर एक रूम में जाता है जहां पर उसे एक ट्रैप मिलता है जो कि कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। पीटर उसमें रखे गए रिकॉर्डर को जैसे ही प्ले करता है कि तभी वहां पर हॉफमैन भी आ जाता है। यह देखते ही उन दोनों में फाइट हो जाती है और पीटर हॉफमैन को ही उस कांच की बॉक्स में बंद कर देता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उसने हॉफमैन को पकड़ लिया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी क्योंकि वो गलत था कि तभी वो बॉक्स फ्लोर में लगे हुए डिवाइस में फिट होने लगते हैं और रूम की दोनों दीवारें आपस में मिलने लगते हैं, यानी पीटर वहां पर क्रश होकर मरने वाला है। यहाँ पर भी पीटर ने हॉफमैन की बातों को इग्नोर कर दिया जैसे उसने पहले किया हुआ था, क्योंकि उसे इसी बॉक्स में जाना है जिसकी वजह से वो नहीं मरेगा और बच जाएगा और सिर्फ उसे थोड़ी सी चोट लगेंगे। लेकिन पहले की तरह किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया और इस बार वो सच में ही मारा जाता है। और दूसरी तरफ हॉफमैन को जिगसॉ का साथी भी कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन जिगसॉ का असली साथी तो यहाँ सारा का सारा षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है और वो जिंदा बचा हुआ है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।